हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में का मेंबर एंथोसेरोस। एंथोसेरोस का हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कर रहे थे स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था और यंग स्पोरोफाइट बनकर तैयार हो गया था। यंग स्पोरोफाइट में हमने बताया था। अब आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि मैच्योर स्पोरोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, परिपक्व बीजाणुविद की संरचना कैसी होती है एंथोसेरोस में, कैसा दिखता है मैच्योर स्पोरोफाइट एंथोसेरोस का, उसको हम आज डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें पहले तो हम कि कैसा बाहर संरचना कैसी होती है मैच्योर स्पोरोफाइट की। तो जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो थैलस दिख रहा है ये स्पोरोफाइट है, मैच्योर थैलस है एंथोसेरोस का। इसमें ये जो बेलनाकार रचनाएं दिख रही हैं खड़ी हुई स्ट्रक्चर, ये ऊर्ध्व अक्ष के रूप में जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये स्ट्रक्चर जो दिख रही हैं सींग के आकार की थैलस के ऊपर, ये हरे रंग के यंग स्टेज पे तो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, पर मैच्योर होने के बाद इनका जो रंग है वो गहरे पीले अथवा काले रंग में कलर इनका होने लगता है। इनमें दो भाग क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर। एक तो खड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको फूट कहलाता है, और दूसरा जो नीचे वाला जो फूट है जो कि नीचे धंसा हुआ, ये नीचे अंदर यहाँ स्ट्रक्चर जो थैलस के अंदर एम्बेडेड है, धंसा हुआ है। और दूसरा जो है कैप्सूल जो कि इरेक्ट स्ट्रक्चर है। जो मेन जो है स्पोरोफाइट का मेन जो स्ट्रक्चर है जिसको कैप्सूल है वो ऊपर का भाग है, और ये एक ब्रिस्टल मतलब सूख कांटे समान रचना या सींग के समान स्ट्रक्चर है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी के कारण जो है एंथ्रोस्पिटा के जो सदस्य को हॉर्न वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपको जब शुरुआत करी थी, स्टार्ट किया था हमने एंथोसेरोस, तो हमने उस टाइम आपने ये भी बताया था कि एंथोसेरोस को हॉर्न वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस थैलस में ऊपर एक सींग के समान रचना पाई जाती है, और वो सींग के समान जो रचना होती है बेसिकली वो क्या होता है, स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर होती है। और ये जो इसकी जो रचना और स्ट्रक्चर की जो कैप्सूल की जो लंबाई है वो 2 to 3, मतलब पूरा स्पोरोफाइट, आधा स्पोरोफाइट का निचला हिस्सा तो एम्बेडेड है थैलस के अंदर फूट, और ये कैप्सूल ऊपर खड़ा हुआ रहता है इसके ऊपर। और इसकी जो लंबाई है 2 to 3 सेंटीमीटर तक होती है, परंतु कुछ स्पीसीज में इसकी जो लंबाई है 5 to 15 सेंटीमीटर लंबे भी कैप्सूल हो सकते हैं एंथोसेरोस के ऊपर। और इसका जो अगर हम ये बात करें कि इसके बीच में कैप्सूल के फूट और नीचे के हिस्सा और ऊपर के हिस्से के बीच में जो है इंटरकैरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, और जिनकी एक्टिविटी के उनकी सक्रियता के कारण ही कैप्सूल जो है वृद्धि करता है। तो ये तो बात हो गई है कि कैसा स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट की मॉर्फोलॉजी, किस तरह से बाहर आकार थैलस के ऊपर एंथोसेरोस दिखता है थैलस। ये तो हमने बात करी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाह्य आकार की। अब है कि बीजाणुविद की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो बीजाणुविद की आंतरिक संरचना के लिए हमने आपको यंग स्पोरोफाइट की बात हो गई थी, किस तरह डेवलप हुआ था। अब है कि आंतरिक संरचना कैसी है। तो इसमें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि एंथोसेरोस का अगर हमें आंतरिक संरचना देखने के लिए इसका हमको वैसे ही, क्योंकि किसी की भी अगर आंतरिक संरचना देखनी है तो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन तो काटना है। तो इसके थैलस के हमको क्या करना है, इसको स्पोरो जो आपका फाइट है इसका क्या काटना पड़ेगा, इसका हमको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटना पड़ेगा, उसके अंदर अंडर द माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। तो इसमें जब हम इस तरह यहाँ पर स्लाइड देखते हैं तो हमको यहाँ पर इसमें फूट और कैप्सूल, फूट ये जो पहले हमने बताया थैलस के अंदर धंसा हुआ स्ट्रक्चर, और ये ऊपर लंबा एलोंगेटेड लंबा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये इसका कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। तो इसमें फूट जो है
ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा फूट जो यहाँ पर दिख रहा है, थैलस की सेल्स दिख रही है और नीचे ये फूट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सेल्स है पेरिकाइनेमिक सेल्स से बना हुआ होता है और इसमें कुछ सेल्स, कुछ स्पीसीज में ये सेल्स जो होती है पेलिसेड सेल के समान होती है, मतलब थोड़ी डिफरेंस होती है थैलस के सेल में। जो थैलस की सेल्स होती हैं एंथोसरोज की, फूट की सेल्स थोड़ी उससे अलग होती है, जिससे कि पता चले कि थैलस की ये सेल्स इस तरह की है इनका स्ट्रक्चर और फूट की सेल का स्ट्रक्चर अलग है। तो उनकी दोनों के सेल्स का स्ट्रक्चर संरचना में थोड़ा अंतर होता है, मतलब पेलिसेड के समान भी हो सकती है कुछ स्पीसीज में। और इन फूट की सेल्स के में कुछ इंटरसेलुलर जो है अवकाशों में कुछ चूसांग जैसी रचना प्रेजेंट पाई जाती है, इसमें रखते हैं। दूसरे जो है बीज, अगर हम बात करें पार्ट का जो है वो कैप्सूल का है ऊपरी हिस्सा। अगर जो है कि कैप्सूल का जो ऊपरी हिस्से की बात करें, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको मेन, ये काफ़ी इसकी संरचना जो है काफ़ी ही जटिल होती है, काफ़ी अत्यंत जटिल होती है। और इसको जो है कई भागों में कैसे का दो, इसका जो भित्ति है कैप्सूल वॉल कैसी होती है, स्पोरेसियस टिश्यू कैसा होता है, इसका अलग अलग है कि जो बाहरी रचना कैसी है और अंदर की स्ट्रक्चर इसमें कैसा होता है। तो पहले हम बात करते हैं कैप्सूल की वॉल की, कि बाहरी बात जो बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाहरी वॉल, बाहरी सतह जो हम बात करें, तो जो कैप्सूल की जो बाहरी सतह है या कैप्सूल भित्ति है वो 4 to 6 पेरेनकाइमेटिक सेल लेयर, 4 to 6 ये बाहरी सतह जो है, बाहरी बिल्कुल आउटर वाली 4 to 6 लेयर पेरेनकाइमेटिक से निर्मित होती है, बनी हुई होती है। और इसमें वेल डेवलप्ड एपिडर्मिस में विभेदित होती है। बाहरी बिल्कुल मतलब दिखता है कि ये भाई बाहरी त्वचा, बाहरी वो है इसकी त्वचा है, इसकी एपिडर्मिस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है और उसमें अलग से सेल दिखते हैं और इसके ऊपर थिक क्यूटिकल की परत भी पाई जाती है। बीच बीच क्यूटिकल के परत पाई जा रही है, क्यूटिकल के परत पाई जाती है, साथ ही साथ में इसमें स्टोमेटा भी, रिपोर्ट की स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्योंकि आपके जो है एंजियोस्पर्म या जो बीज पत्ती जो होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक उसी तरह से इसमें स्टोमेटा पाया जाता है जो गार्ड, जो जैसे कि गार्ड सेल से वो घिरे हुए होते हैं, उनकी भित्तियाँ समान रूप से मोटी होती हैं और इसमें जो कि कैप्सूल की वॉल पर जो है ऊपर खुलती हैं उनकी वॉल, जिससे कि ये उनमें जो सेल के अंदर जो कोशिकाओं में कि सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब ये है कि ये जो सेल हैं वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करती हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। परंतु जो है स्पोरोफाइट जो है प्रकाश संश्लेषण का काम तो कर ही रही हैं, लेकिन जल तथा खनिज पोषण के लिए ये जो है गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। भोजन बनाने के लिए तो ये सेल्स अपना भोजन बना रही हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन उसके लिए पानी के लिए और खनिज पोषण के लिए ये गैमेटोफिटिक प्लांट से के ऊपर डिपेंड है। अब ये है कि कैप्सूल के बाहरी सतह पे तो बात है, इसमें इसके ऊपर की अगर हम कैप्सूल के एपिकल पोर्शन पे जाएं, सतह बिल्कुल लास्ट एंड पे जाएं, तो वहाँ पर 2 सैलो ग्रुप पाए जाते हैं और वही ग्रुप जो हैं इस कैप्सूल के जो है स्फुटन इन्हीं खांचों के ग्रुप के द्वारा होता है। अब ये है कि ये तो बाहरी वाला हिस्सा हो गया। अब हम बात करते हैं सेंटर बीच वाले हिस्से की बात, तो जो स्पोरेसियस टिश्यू कहलाता है। जो स्पोरेसियस टिश्यू कहलाता है या जिनको हम बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, ये ऊतक कैप्सूल के आधार मतलब नीचे से लेके ऊपर तक एक सिलेंडर के रूप में फैला हुआ होता है, नीचे से लेके ऊपर तक एक सिलेंडर के रूप में फैला हुआ होता है। और शीर्ष पर, कैप्सूल के शीर्ष पर ये कोलुमेला एक गुम्दा एक मतलब छत्र लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है। और इसमें ये बताया है कि ये कैसे, मैंने पहले भी बताया था कि कैसा इसका वो क्रम होता है, वेसिपेटल टाइप का क्रम होता है मैच्योर होने के लिए। जो बीजाणुजन ऊतक हैं वो आर्चिस्पोरियम के रूप में नीचे पहले छोटे और फिर ये ऊपर डेवलप होते हैं स्पोर्स, यंग नीचे और ये ऊपर स्पोर बनते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं।
इसमें जो है इलेटर्स की बात करें तो इलेटर्स में जो थिकनेस हैं वो स्पाइरल थिकनेस जो है वो नहीं पाई जाती है। स्पोर्स टेट्राड होते हैं और इस स्पाइरल थिकनेस नहीं पाई जाने की वजह से जो है कि इनको सूडो इलेटर होते हैं। क्या होते हैं ये? सूडो इलेटर होते हैं। कभी कभी कुछ स्पीसीज में 1 to 4 इनरेगुलर आकार की सेल्स से निर्मित ब्रांच तंतु भी के रूप में होते हैं और एक कोश के इलेटर्स के रूप में भी पाए जाते हैं। कुछ उसमें है बताया पहले कि इसमें क्या होती है, थिकनिंग जो होती है, स्थूलन बैंडों का अभाव रहता है और कुछ इलेटर्स में, कुछ स्पीसीज में जैसे कि एंथोसोरस फाइसोक्लेडस में जो है इलेटर्स की जो भित्ति है वो मोटी होती है और कुछ स्पीसीज में जो है हेलिकल थिकनेस भी पाई जाती है, मतलब कुंडलित स्थूलन पाया जाता है। कुछ स्पीसीज में ऐसा रिपोर्ट किया है। सेंटर की बात करें, बिल्कुल बीच में हिस्से में कोलुमेला है ये कोलुमेला जो है सेंटर का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये कोलुमेला बीच वाला हिस्सा। ये जो है ये नीचे से लेके ऊपर तक फैला हुआ होता है, आधार से लेकर शीर्ष तक, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो लंबी कोशिकाओं जो 16 वर्टिकल रॉ से निर्मित होती है, भित्तियुक्त होती है, मोटी होती है। और इसका अगर हम बात करें कि इसका क्या कार्य है, तो ये कार्य जो है, इसका मेन कार्य है कि पूरे कैप्सूल को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जिसकी सहायता से ये इसको खड़े रहने में सहायता देता है। और इसके अतिरिक्त इसका जो स्पोर है, स्पोर को भी डिस्पर्सन मतलब प्रकीर्णन में इसमें हेल्प करता है ये। और विशेष परिस्थितियों में जो कोलुमेला है, जो समता जो है मेन है, ये जल चालन ऊतक के रूप में भी कार्य करता है। तो ये है जो मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसोरस। और अगर हम इसका टीएस, यहाँ तो ये दिख रहा है आपको एलएस, यहाँ पर पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ये नीचे से या ऊपर जाता हुआ, और यहाँ अगर हम टीएस नीचे से काटें ये तो यंग, और फिर यहाँ से स्पोर बनते हुए धीमे, और ये टेट्राड के बाद में सूडो इलेटर, स्पोर मदर सेल्स। देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सा दिख रहा है, फिर यहाँ स्पोरोजिनल लेयर्स हो गई हैं, यहाँ इलेटर्स स्टार्ट हो गए, एपिडर्मिस बन गई है, और लास्ट में ये बन के सूडो इलेटर्स, स्पोर मदर्स, और यहाँ पर ये टेट्राड्स बनकर, यहाँ पर अगर हम टीएस काट के देखें तो इस तरह से पूरा का पूरा ये कैप्सूल बनकर टीएस, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्पोरोफाइट का, एंथोसोरस का, और ये है आपका ट्रांसफर सेक्शन डिफरेंट स्टेज पे, नीचे वाले पोर्शन से, फिर उसके ऊपर से, फिर उसके ऊपर से, और फिर बिल्कुल लास्ट से। तो इस तरह से ये एंथोसोरस का एलएस ऑफ स्पोरोगोनियम की बात कर रहा है। अगर हम कहें कि डिहेसेंस कैसे होता है, तो डिहेसेंस के लिए ये है कि कैप्सूल को बताया था कि यहाँ ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। मैच्योर होने पर ये जो है कि इसमें ऊपर की ओर क्या है बताया था कि क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ग्रुव होते हैं, और वहाँ पर ये मैच्योर मिट्टी के सूखने से जो है मैच्योर कैप्सूल की जो वॉल है वो सूख जाती है। और मिट्टी के सूखने के बाद इलेटर और स्पोर्स और कोलुमेला जो है ऊपर की तरफ सूखने लगता है, और सूखने से क्या होता है, क्या ऊपरी भाग कैसा हो जाता है, गहरे पीले या भूरे या काले रंग का हो जाता है, और उसी की अवस्था में वो जो ग्रुप लाइक इस तरह का शैलो ग्रुप थे जो वो डिहेसेंस वो दूर दूर हो जाते हैं, और अलग होने के साथ ही इसमें दो कपाट लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब अलग अलग होके कपाट लाइक या दो भित्ति बन जाती हैं, और जिसकी वजह से ये जो कैप्सूल है 1 to 4 उसमें कपाटों में टूट जाती हैं, स्लिप वॉल अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद इसमें जो इलेटर और स्पोर हैं वो एक्सपोज हो जाते के बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिससे कि स्पोर और इलेटर फ्री हो जाते हैं। कैप्सूल की भित्ति जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं मॉइस्चर की वजह से, और ये फिर ट्विस्ट होके, क्योंकि जो उसमें वॉल है वो ट्विस्ट हो जाती है, घूम जाती है, और जिससे कि तेज़ी के संग में स्पोर बाहर निकल जाते हैं। तो ये तो हो गई एंथोसोरस के स्पोरोफाइट
बनने से और स्पोर्स बाहर निकलने की किस तरह से निकलते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि स्पोर्स जर्मिनेट कैसे होते हैं, किस तरह से स्पोर जर्मिनेट होके गैमेटोफिटिक प्लांट बनता है और गैमेटोफिटिक प्लांट बनने के बाद में लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।